हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आपके लिए बाकी जो क्वेश्चन थे वो लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना। जो आपके क्वेश्चन रह गए थे, 6 के कुछ पार्ट्स रह गए थे, तो उसी के बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। कुछ ही क्वेश्चन रह गए, बाकी सब कंप्लीट है। वो वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही थी, इसी वजह से हम लोगों ने जो है लिमिटेड उसमें क्वेश्चन डाले हैं। लास्ट ये इसका फाइनल वीडियो है सेट 4 का। ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन करने हैं, हमने 6 के खा तक क्वेश्चन करवा दिए थे। जो ग वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पीछे जो लास्ट सेट है उसमें हमने इस तरीके से चित्र बनाया था। एक चतुर्भुज था, उसके अंदर एक वृत्त था, वो उस तरीके से हमने सॉल्व करवाया था। ठीक है ना। उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो वो नहीं करना है, हम करवा चुके हैं पीछे उसको। ठीक है। अगला जो घ पार्ट है उसको आप लोग देख लीजिए। बोल रखा है कि 3 बिंदु दिए हैं और वो आपस में कैसे है, संरेख है। तो संरेख का क्वेश्चन पहली बार आया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का घ पार्ट। ठीक है। 3 बिंदु दिए गए हैं, 2,2, 3,4, 1,0। आपसे बोला है कि तीनों बिंदु परस्पर कैसे होने चाहिए, संरेख है, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। पहले तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पे आप डाल दीजिए। संरेख की कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि जब 3 बिंदु संरेख हो तो उसकी कंडीशन होती है 23, 31, 12 वाला फॉर्मेट, वही याद रखिए, बस 1/2 हटा देते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 31, मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 12, मतलब ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है। तो ये है, आपको आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। यदि इन सबका पूरे का आंसर 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि तीनों दिए गए बिंदु परस्पर कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक। तो देखते हैं, पॉइंट रखिए यहाँ पे। x का मान 2 है, y2 का मान 4 है, y3 का मान 0 है, और उसके बाद x2 किधर है, ये 3 है, y3 का मान 0 है, y1 का मान 2 है, और x3 का मान 1 है, और y1 का मान 2 एंड y2 का मान है 4। ठीक है। इसको यहाँ पे 2 लिख लीजिए। देखते हैं आंसर 0 आएगा कि नहीं। 0 आ जाता है तो संरेख हो जाएगा। ठीक। 4 में से 0 गया, 4 ही बचेगा, और 3 का गुणा हम 2 में करेंगे। अभी हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, अगले स्टेप में गुणा करेंगे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हिसाब से स्टेप भी बढ़ानी होगी, तो उसको एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं हम तो इसको, है ना। लेकिन एक लाइन में नहीं करना है। ठीक है। नंबर भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, -6 -2 माइनस का 8, 8 में से 8 गया 0। तो लिख दीजिएगा नीचे कि अतः जो भी तीनों बिंदु हैं ये परस्पर कैसे है, संरेख है, क्योंकि आंसर क्या आ गया है, 0। संरेख की कंडीशन ये है। और क्षेत्रफल आ जाए, क्षेत्रफल में ध्यान रखना, आगे 1/2 लगा लेते हैं और 0 हटा देते हैं। क्षेत्रफल पूछा जाए तो आगे 1/2 लगा देना, और संरेख पूछा जाए तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा देना। ठीक है ना। जो 7 का फर्स्ट पार्ट है, लॉन्ग में 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा और चाल वाले जरूर आ ही जाते हैं ये। तो इसमें आपसे क्या कहा है, एक नाव की शांत जल में चाल आपको दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद बोला कि नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर ले जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में लौटने पर टोटल टाइम कितना लगता है, 4.5 घंटा, यानी 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है। फिर आपसे कहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया पहले से, देख लीजिए। ठीक है। धारा की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा की दिशा में चाल, क्योंकि धारा है, ठीक है, ये पानी है, जो भी लहर चल रही है, ठीक है, इधर पानी जाएगा, तो इसमें बोल रहा है कि शांत जल में जल की चाल भी दे रखी है, धारा, जो इधर धारा चलेगा उधर ही जल भी होगा, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा वो स्पीड कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यदि धारा की दिशा में चाल हम रखेंगे तो जो भी जल की चाल है उसको इसमें क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना। और धारा के विपरीत दिशा में बोले, जैसे इस तरीके से समझिए, आपको एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे हम साइकिल चला रहे हो और आंधी जो चले हमारे पीछे की तरफ चले, तो जो हमारी साइकिल चलाने की स्पीड है ना, भले हम पैडल धीरे धीरे मारे, लेकिन हम लोग और तेज हम लोगों की स्पीड हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जितनी अभी धारा की चाल थी, पानी की भी चाल उधर ही हो, तो वहां पर जो चाल होगी वो कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज हो, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं और आंधी जो है आगे से आए, तो वो साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी जितनी हमारी चाल होनी चाहिए उससे कम हो जाती है चाल, जब आंधी जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलती है।
तो वही सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो भी चाल है कम हो जाएगी। कम होने का मतलब ये है कि जो भी जल की चाल थी उसमें से धारा की चाल आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सूत्र हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय का मान निकालेंगे तो यह जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी देख लीजिए, दूरी तो यही है, आपको दे रखी है कि 30 किलोमीटर में जाना है। तो दो समय हम निकालेंगे, धारा के दिशा में जाने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। तो धारा की दिशा में समय कितना हो जाएगा, दूरी है आपके पास 30 ही है, चाल है धारा की दिशा में 15 प्लस एक्स। दूसरा समय निकाल लीजिए, धारा के विपरीत दिशा में जाने के लिए दूरी 30 ही है, लेकिन जो चाल है वो हमारी क्या है, 15 माइनस एक्स। ठीक है, आपसे कहा है कि धारा के दिशा में जाने पर और धारा के विपरीत दिशा में जाने पर कुल समय कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट। तो हमने क्या किया, T1 का मान T2 का मान रख दिया है और 4 घंटा 30 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया है। 4 को ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60। तो 30 में 60 का भाग कर दिए, 0 से 0 काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बचा है। और यहाँ पर क्या हुआ है, 30 दोनों में कॉमन है, 30 कॉमन ले लिए, हम लासा ले लिए, 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स का लासा यही आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 15 जब 30 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा है, तो 15 माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे 15 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 1 बचा है तो 15 प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो 15 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, 30 हम ऐसे लिखेंगे, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30, और माइनस एक्स प्लस एक्स ये कट गया है। राइट में क्या है, लासा ले लीजिए, 2 और 1 का लासा 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 एकम 9, 1 एकम 1 सॉरी, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 900 हो गया, 9/2, इसको काट दीजिए, 100 हो गया, ये ऐसे ही है, 1/2 बचा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसका इसमें कर देंगे, 1 है सेम ही रहेगा, 100 का 2 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 225 को उधर भेजेंगे माइनस का, तो यहाँ से हमने देख लिया कि x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 5। यानी जो धारा की चाल थी वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से जो है धारा, जो पानी की स्पीड है, इस स्पीड से चलेगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का जो ऑप्शनल वाला है वो भी देख लीजिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचे। अगला जो क्वेश्चन है इसी का ऑप्शनल वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है यात्रा कर रहे एक व्यक्ति का दैनिक व्यय 4200 रुपए है। यदि वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को 3 दिन और बढ़ा दे तो दैनिक व्यय में 70 रुपए की कमी हो जाती है। तो उसके यात्रा कार्यक्रम के दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने जो पूछा वही मान लीजिए, 7वां जो क्वेश्चन है उसका अथवा वाला पार्ट है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक, बोल रहा है कि सबसे पहले दिनों की संख्या मान लेते हैं जो उन्होंने पूछा है। ठीक है, लिखेंगे माना दिनों की संख्या हमने मान ली है x। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रखा कि आदमी के पास 4200 रुपए है, टोटल 4200 रुपए है। वो कहीं यात्रा पे टूर पे जाता है और फिर कह रहा है कि जितना उसका कार्यक्रम शेड्यूल था उसमें जो 3 दिन और बढ़ा देता है वो। ठीक है ना, तो उसके व्यय में 70 रुपए कमी हो जाती है। फिर क्या, जब 3 दिन टूर बढ़ा देता है, जितना भी उसका अमाउंट खर्च होना था उसमें 70 रुपए और उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, जितना भी अमाउंट था उसके पास। तो उसके यात्रा कार्यक्रम के दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने दिनों की संख्या x मान ली है। अब हम ये इसमें लिखेंगे कि आदमी के पास 4200 रुपए है तो प्रतिदिन वो कितने रुपए खर्च करता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिदिन, ये कैसे निकालेंगे देखिए जरा, प्रतिदिन दैनिक व्यय डेली कितना खर्चा करता है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है हमारे पास 10 रुपए मान लीजिए है। ठीक है, और प्रतिदिन जो है हम 2-2 रुपए खर्च करते हैं, डेली 2-2 रुपए खर्च करते हैं। आप सब ये कहते हैं कि ठीक है 10 रुपए है हमारे पास और डेली में हम जो है 2-2 रुपए खर्च करते हैं, तो कितने दिन में टोटल जो है हम पैसा खत्म कर देंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितना रुपए है वो आप लिख लोगे। ठीक है ना, और जितने रुपए डेली हम खर्च कर रहे हैं उस खर्च वाले रुपए को आप नीचे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आप बता दोगे आसानी से कि जितने हमारे पास रुपए हैं और जितने रुपए हम डेली खर्च कर रहे हैं उसका भाग कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों में हम रुपए खर्च करेंगे। तो ये दिनों की संख्या निकालनी है आपको, कितने रुपए मतलब डेली हमारा कितना खर्चा है, उसके लिए हम क्या करेंगे,
जितना अमाउंट है हमारे पास टोटल, उसमें दिनों की संख्या का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें दिनों की संख्या पूछी गई थी, दिनों की संख्या को हम जो है नीचे लिख देंगे। इसमें हमने टोटल अमाउंट हमें पता था तो उसको नीचे लिखे। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहे 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे हमने दिनों की संख्या, सॉरी अमाउंट डेली वाला हमने मान लिया था कि डेली हमारे इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है आपका। तो यदि टूर पे गया है, आसानी से चलेगा वो, जितने दिन का शेड्यूल था तो उतने दिन आपके डेली इतने इतने रुपए खर्च करता है। लेकिन 3 दिन इसने और बढ़ा लिए अपने टूर में, लिखेंगे 3 दिन यदि कार्यक्रम या नहीं, या ही लिखो, कार्यक्रम में लिखो, में 3 दिन और बढ़ा दिए जाएं, बढ़ा दिए जाए तो दैनिक व्यय, ठीक है। क्या करोगे, अमाउंट तो टोटल उतना ही है, ठीक है, और कह रहा कि 3 दिन हम बढ़ा देते हैं। पहले दिन हमारे x थे, x दिन उसको रुकना था, लेकिन 3 दिन उसने और बढ़ा दिए। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3। तो कह रहा है कि इसमें 2 हमने पार्ट बना लिए हैं। कह रहा है कि 3 दिन बढ़ा दिए जाते हैं तो जितना उसको रुपए खर्चा होना चाहिए था उसमें 70 रुपए की कमी पड़ जाती है। कमी बोल रहा है, इसका मतलब दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। 70 रुपए कम पड़ जाते हैं उसके। तो पहला नंबर ये था। दूसरा नंबर था 4200 बटे x प्लस 3 बराबर 70। कमी बोल रहा है तो कमी के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको आप। सॉल्व करने के लिए 4200 कॉमन है, कॉमन ले लिए। x प्लस 3 इनका लासा आ जाएगा। जब 4200 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 का गुणा हम x प्लस 3 में करेंगे, x प्लस 3 ही रहेगा। x का गुणा 1 में करेंगे, x ही रहेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं x से x कट गया, तो 4200 गुणे 3 बटे x का अंदर गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 70, ठीक है। सॉल्व कीजिए जरा इसको। 0 से 0 1 काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 छंगे 42, यानी 60 आ गया ये। तो कितना आएगा, ऊपर बचा है 60 गुणे 3, 60 तिया 180 बटे x स्क्वायर प्लस 3x। आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो हम काट के डिनोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर बचा है 4200 गुणे 3 और यहाँ पे लिखा 70, ठीक है ना। समझ लीजिए, 0 से 0 हमने काटा है, 7 से 42 को हमने डिवाइड कर दिया तो 180 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे जब पूरा 70 ही कट गया है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 180 का गुणा 1 में करेंगे, 180, 180 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये पार्ट आया है। अब इसके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड। इसके गुणनखंड कर लीजिएगा आप। क्या आएंगे गुणनखंड, साइड में फैक्टर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके x का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो खा पार्ट है वो देख लीजिए। खा पार्ट इसे संरेख वाला फिर है ये, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। खा पार्ट में क्या बोला है कि 3 बिंदु हैं, x, y, a, 0, b, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो। तो कह रहा है सिद्धि करना। देखिए आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसा लगेगा ये भी क्वेश्चन। 7 का पहला है, पहला बिंदु है x, y, दूसरा है a, 0, तीसरा बिंदु है 0, b। कह रहा है कि संरेख है। संरेख की कंडीशन हम जानते हैं क्या होता है, वो जो भी हम बताए थे क्वेश्चन में वही होगा सेम। x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। संरेख है, सिद्ध नहीं करना, संरेख है ये, ठीक है ना। आपको सिद्ध करके कुछ और लाना है, वो देख लीजिएगा, आ ही जाएगा। x1 का मान x है, y2 का मान 0 है, y3 का मान b है, x2 का मान a है, y3 का मान b, y1 का मान y है, x3 का मान 0 है, y1 का मान y एंड y2 का मान 0, ठीक है। देखिए क्या आएगा, b का गुणा x में कीजिए, माइनस का bx, a का गुणा b में ab, ये हो जाएगा माइनस का a बाई, और ये तो सब 0 ही है, कुछ बचेगा ही नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस माइनस के नंबर उनको उधर भेज दो, प्लस के हो जाएंगे।
तो इधर बचेगा ए बी, माइनस का bx उधर गया तो प्लस का bx हो गया, ए बाई भी उधर गया, ए भी प्लस का हो गया। अब करना क्या है आपको, दोनों पक्षों में ए बी का क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ए बी का मल्टीपल है, या तो इधर डिवाइड कर दीजिए या दोनों पक्षों में ए बी का भाग कर दीजिए, है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, दोनों पक्षों में ए बी से यदि हम भाग करेंगे, ये लिखा है ये, ठीक है। तो क्या आएगा, ए बी बटे ए बी बराबर बी एक्स बटे ए बी, ए बाई बटे ए बी। काटिए जरा, कट गया पूरा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो जब बी से बी यहां पर कट गया है तो यहां पर बचेगा एक्स बटे बी और एक्स बटे ए बचेगा, और यहां पर बचेगा बाई बटे बी, ए से ए कट गया तो बाई बटे बी बचेगा, ये पूरा कट गया, यहां पर क्या बचा, ए। यही आपको सिद्ध करके लाना था कि जब तीन बिंदु संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद के क्वेश्चनों में क्या है, यहां पर बोला गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त को खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। हमने पिछले उसमें करवाया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से चित्र भी हमने बनाया था, एक वृत्त था और इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई थी। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिए थे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था, एक नीचे वाला ट्रायंगल ले लिया था। दोनों में हमने सर्वांग समता दिखाई थी, तो वहां से सर्वांग क्षमता जब दिखाओगे तो वहां से आपका जो है दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हो जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कराया है, ठीक है ना, उसमें आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ये स्पर्श रेखा खींचनी, ये आपके रचना चैप्टर का है, तो रचना चैप्टर तो आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपके सेट 4 में थे, ठीक है। आज सारे सेट आपका मतलब जो सेट 4 का जितना भी पार्ट था, जितने भी क्वेश्चन थे, सब हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है।